आपने हैवानियत की दर्जनों दास्तान सुनी होगी, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आपके आंसू नहीं रुकेंगे। मेरा सजेशन है कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा नहीं है तो आप इस कहानी को ना सुनें, यहीं पर स्किप कर दें, यहीं पर रोक दें। प्रीति राठी केस 2013, जिस पर लगभग पूरा देश रोया था। दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति के लिए 1 मई 2013 का दिन बेहद ही खास था। प्रीति दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। वो मिलिट्री में नर्स बनना चाहती थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी आई और प्रीति ने फॉर्म फिल किया। वो एग्ज़ाम दी और इसमें सफल भी हुई। प्रीति नेवी में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सेलेक्ट की गई थी। प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। वो पहली बार अपने घर से अकेले कहीं बाहर जा रही थी, या यूँ कहें कि वो पहली बार दिल्ली से कहीं बाहर जा रही थी। इसीलिए प्रीति के साथ उसके पापा, उसके चाचा चाची उसे मुंबई तक छोड़ने के लिए आए। प्रीति अपने फैमिली वालों के साथ निजामुद्दीन स्टेशन पर ट्रेन में बैठती है। ट्रेन में उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। इसी भीड़ में एक युवक था जो रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और वो कैप भी पहन रखा था। वो बार बार कभी प्रीति के तरफ देखता तो कभी बाथरूम के तरफ जाता। बार बार वो इधर उधर कर रहा था। उसकी हरकतें प्रीति के फैमिली वालों को थोड़ा अजीब सा लगा, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा ही सतर्क हो गए। रात बीत जाती है और अगले सुबह 2 मई को ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है। प्रीति अपने फैमिली वालों के साथ बांद्रा स्टेशन पर उतरती है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, उसके फैमिली वाला थोड़ा सा आगे प्रीति से आगे निकल जाती है और वो धीरे धीरे जाती रहती है। जब वो देखती है कि उसके पापा और चाचा चाची उससे थोड़ा आगे निकल गए तो वो भी जल्दी जल्दी जाना शुरू करती है। जब वो थोड़ी आगे बढ़ती है कि पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब प्रीति पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे वही लड़का खड़ा था जो ट्रेन में रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और बार बार प्रीति की तरफ देख रहा था। वो कुछ समझ पाती, कुछ सोच पाती, उससे पहले ही वो लड़का अपने हाथ में एक डब्बा रख रखा था। वो हॉर्लिक्स का डब्बा था। उससे वो खोलता है और प्रीति के चेहरे की तरफ फेंकता है। प्रीति के चेहरे पर उस डब्बे से निकला हुआ लिक्विड पड़ता है और वो बहुत तेज चिल्लाती है। जब प्रीति चिल्लाती है तो उसके पापा और चाचा चाची पीछे मुड़ के देखते हैं। जब तक काफ़ी भीड़ भी जमा हो चुकी होती है, सब प्रीति को घेर लेता है। प्रीति का चेहरा बुरी तरह से झुलस चुका होता है। प्रीति दहाड़ मार मार के रोने लगती है। उसके पापा और चाचा उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के कमरे में उसे ले जाते हैं। लेकिन दर्द काफ़ी ज़्यादा था। वो काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी, वो काफ़ी दर्द में थी। इसीलिए उसे पास के एक छोटे से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब प्रीति पे एसिड अटैक हुआ था तो वही पास में एक लड़का था जिसका नाम था समीर शेख। वो तुरंत उस डब्बे को उठाता है और अपने उंगली से टच करता है। उसके हाथ पर भी जख्म आ जाते हैं। वो तुरंत समझ जाता है इस डब्बे में कुछ और नहीं बल्कि एसिड था और वो तुरंत उस लड़के की तरफ दौड़ता है और अपने 2 दोस्त को भी बुलाता है जो कि उसके साथ ही जा रहा था, सलीम और सलमान। समीर, सलीम और सलमान ये तीनों उस लड़का का पीछा करता है। वो काफ़ी देर तक उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो वो लड़का उन तीनों को चकमा देकर भाग जाता है। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और समीर के बयान पर एक पंचनामा तैयार किया जाता है और रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। प्रीति का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। उसकी आवाज़ भी जा चुकी थी। वो बोलने में बिल्कुल ही असफल थी, इसीलिए उसका बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। लेकिन प्रीति इतनी हिम्मत वाली थी, उसने हाथ से लिखने का इशारा किया। पुलिस ने जब उसे एक नोटपैड दिया और पेन दिया तो वो लिख कर अपने फैमिली वाले, डॉक्टर और पुलिस से बात करने लगी। देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में फैल गई।
और लोग प्रीति के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए, धरना प्रदर्शन करने लगे। प्रीति के गुनहगार को जल्दी से जल्दी सजा देने की मांग करने लगे। पुलिस ने गवाहों के अनुसार एक स्केच तैयार करवाया, गुनहगार की तलाश शुरू कर दी। प्रीति की बहन तनु के फ़ोन पर एक कॉल आता है। पवन कुमार नाम का शख्स का वो कॉल होता है। वो प्रीति के बारे में पूछता है, उसकी हाल चाल पूछता है। तनु ये बात अपने पापा को बताती है और तनु के पापा पुलिस को। प्रीति 3 नाम पुलिस को बताई रहती है जो कि उस पर एसिड अटैक कर सकता था, जिसमें एक नाम पवन कुमार का भी था। इसके आधार पर पुलिस पवन कुमार को बिना जांच पड़ताल किए गिरफ्तार कर लेती है। एसिड अटैक को हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। 3 अलग अलग बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन प्रीति अब भी स्टेबल नहीं थी और आखिरकार 2013 को दिल की धड़कन रुकने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़ देती है। इस खबर से देश भर में गम और गुस्से की लहर दौड़ पड़ती है और सभी लोग जल्दी से गुनहगार को फांसी की सज़ा देने की मांग करने लगते हैं। प्रीति के शव को दिल्ली ले जाया जाता है, लेकिन प्रीति के घर वाले ये सब लेने से दाह संस्कार करने से इनकार कर देते हैं और वो लोग मामले की सीबीआई जांच करने की मांग करते हैं। अंत में सरकार से सीबीआई जांच की आश्वासन मिलने पर प्रीति को सम्मान के साथ विदा किया जाता है। पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन अभी तक पवन कुमार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। इधर प्रीति के पिता अपने स्तर पर जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि हादसे वाले दिन पवन मुंबई में नहीं बल्कि रोहतक में था और वो ये बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस द्वारा जब पवन का कॉल डिटेल और लोकेशन निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि सच में घटना वाले दिन पवन रोहतक में ही था और उसे छोड़ दिया जाता है। पूरे देश भर में लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि एक गलत इंसान को पकड़ा गया था और प्रीति का गुनहगार अभी तक खुलेआम घूम रहा था। पुलिस की नाकामी बताकर ये केस सीआईडी मुंबई को सौंप दिया जाता है और सीआईडी मुंबई जब पूछताछ के लिए प्रीति के घर जाते हैं, प्रीति के फैमिली वालों से, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं तो उसकी एक रिश्तेदार बताती है कि पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अंकुर पवार वो प्रीति को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। तो अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। पुलिस फिर अंकुर पवार को पूछताछ के लिए बुलाती है और उससे पूछती है कि 1 मई 2013 को वो कहाँ था, लेकिन वो सही से जवाब नहीं दे पाता है और उसका जवाब बार बार बदलता रहता है। पुलिस की नज़र फिर अंकुर के हाथ पर जाता है। उसके हाथ में बुरी तरह से जलने के निशान थे और जख्म देखकर लग रहा था एक एसिड के वजह से हुआ है। पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है और जब वो सख्ती से पूछताछ करती है तो अंकुर अपना गुनाह कबूल कर लेता है और वो बोलता है कि वो प्रीति को पसंद करता था, उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया और उसकी जॉब भी लग गई थी और अंकुर अभी तक बेरोज़गार बैठा था, जिसके वजह से उसके फैमिली वाले, उसके रिश्तेदार उसे काफ़ी ज़्यादा ताना मारते थे, तंज कसते थे उस पर। इसी गुस्से में आकर उसने प्रीति के ऊपर एसिड फेंका। वो ट्रेन में ही उस पर एसिड अटैक करना चाहता था, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में, जिसके वजह से वो नाकामयाब रहा। लेकिन पुलिस के सामने सवाल ये था कि अंकुर को एसिड मिला कहाँ से। जब अंकुर से पूछा गया तो पता चला मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से वो एसिड खरीदा था और वो ये बताया था कि उसे अंकुर बैटरी नाम से एक शॉप खोला है और उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एसिड खरीदेगा, लेकिन उसे अभी थोड़ी मात्रा में सैंपल के लिए चाहिए। सैंपल के तौर पर वो हॉर्लिक्स के डब्बे में एसिड लेके जाता है, जो हॉर्लिक्स का डब्बा घटना वाले स्थल से बरामद किया गया था। फिर जब समीर, सलीम और सलमान को बुलाया जाता है, वो तीनों अंकुर को पहचान लेता है और वो बताता है कि जब वो तीनों उसके पीछे भाग रहा था तो उसके चेहरे से
रुमाल हट गया था और वो तीनों उसका चेहरा देख लिया था और वो तीनों इसका पहचान करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अंकुर को कोर्ट ले जाया जाता है तो वो मुस्कुराते हुए जाता है और वो विक्ट्री साइन भी दिखाता है। उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी गम या पछतावा नहीं था। IPC 302 और 326B के तहत अंकुर को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तब भी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, क्योंकि शायद उसे लगता था कि वो अब भी बच जाएगा। अंकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी और जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को रद्द करते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। लेकिन जो उसने गुनाह किया था उसमें अगर उसे फांसी की सज़ा भी मिल रही थी वो भी कम ही था, क्योंकि इतनी बड़ी गुनाह करने के बाद भी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, बिल्कुल भी अफसोस नहीं था।